Class 10th students. So in social science we already started our lesson 8, National Awakening and Establishment of Political Organization in India. Okay, and in this lesson we already discussed about the reasons of national awakening in India, because after the struggle of 1857 फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 हुआ था, उसके फेलियर के बाद क्या पॉजिटिविटी आई थी इंडिया में? ये पॉजिटिविटी आई थी कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो एक फीलिंग थी वो जनरेट हुई थी. ओके, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई थी. ठीक है, लोगों को नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता का महत्व समझ में आया था. भले ही जो हमारी क्रांति थी 1857 की, वो हम हार गए थे, बट लोगों के अंदर देश के लिए देश प्रेम जागृत हुआ था और देश के लिए जो एक भक्ति की भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो जनरेट हुई थी. और उसके मेन रीजंस कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, कुछ रिलीजियस एंड सोशल रीजंस थे, है ना. फिर कुछ इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन वगैरह था जिससे डिसएग्री और डिससेटिस्फाइड थे इंडियंस. देन इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट्स, एंशियंट इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट हुआ था जिसकी वजह से इंडियंस को अपने ट्रेडिशन, कल्चर और रिचुअल्स के लिए एक को बनाए रखने के लिए एक एंथुजियास्टिक उन्होंने पहल की थी कि हमें देश को भारतीयता के नज़र से ही आगे बढ़ाना है. ओके, सो हम ये पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भी नींव थी वो कैसे रखी गई, या किस तरह से, क्या पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है आइबर्ट बिल. आइबर्ट बिल जो है, इट्स अ बिल which is introduced by the Viceroy Lord Ripon. Okay, and he attempt to make a bill, and in this bill he just indicate, or he just tell to the Indians or all the peoples of the country that Indian magistrate and session judges were given entitlement to hear criminal cases against Europeans. That means कि यूरोपियन के अगेंस्ट जितने भी क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं उसको सुनने के लिए इंडियन जजेस जो हैं, है ना, भारतीय जजेस या मजिस्ट्रेट जो हैं, वो उनको ये अधिकार है कि वो यूरोपियन के अगेंस्ट जितने क्रिमिनल केसेस हैं उसकी हियरिंग कर पाएंगे. क्योंकि पहले क्या था, जब देश गुलाम था उस वक्त में ये सारी जो मेन डिसीजंस, मेन प्रोसेसेस, मेन वर्क्स होते थे वो यूरोपियन और ब्रिटिशर्स के थ्रू होते थे. ओके, बट आफ्टर द आइबर्ट बिल ये बताया गया, ये शो किया गया कि इंडियन जजेस को भी ये अधिकार है, इंडियन मजिस्ट्रेट्स को भी ये राइट है कि वो यूरोपियन क्रिमिनल केसेस को हियरिंग दे सकते हैं, यूरोपियन क्रिमिनल केसेस अटेंड कर सकते हैं और उस पर फैसला सुना सकते हैं. ओके, बट इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये जो आइबर्ट बिल था ये ब्रिटिशर्स को नागवार हुआ. उनको नहीं पसंद था कि इंडियंस उनके क्रिमिनल केसेस को हेयर करें या इंडियंस के थ्रू उनका फ़ैसला सुनाया जाए. तो कुछ समय बाद जब इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हुए, नॉर्मली प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो ये बिल को क्या कर दिया गया, पॉलिसीज़ जो थी इंडियन के अगेंस्ट उनको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बिल को विड्रॉ कर दिया था. ओके, एंड क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये ब्लैक रूलिंग बिल है, क्योंकि ब्लैक पीपल यानी इंडियन पीपल्स के द्वारा ये काम किया जा रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों का ये कहना था कि ये ब्लैक रूलिंग है और इसका उन्होंने अपोज किया और एट लास्ट ये बिल बंद हो गया, समाप्त हो गया. बट इससे क्या हुआ, इंडियंस को काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, वो काफ़ी नाराज़ भी हुए और उनको काफ़ी फील भी हुआ कि उनके लिए किसी तरह का कोई अधिकार अभी भी इंडियन समाज में, इंडियन सोसाइटी में नहीं है. ठीक है, अब उसके बाद क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने दरबार ऑर्गेनाइज किया अपने
लेबल पर, और उसके आधार पर लाइसेंस फीस जनरेट की गई, जिसमें कि इंडियंस को वेपन्स रखने का अधिकार था। ओके, और ये सारी न्यूज़ेस को जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स थे, उनमें काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। ओके, नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन of the establishment of Indian National Congress. So, by the end of the 19th century, पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो पीसफुल थे वो बिगिन हो गए थे इंडिया में। ओके, और एजुकेटेड इंडियंस जो थे वो ना केवल इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सारे वर्क्स में पार्टिसिपेट करते थे, बट दे जस्ट ऑल्सो स्टार्ट द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ओके, इकोनॉमिकली सोशली तो वर्क्स में एजुकेटेड इंडियंस वर्क में हिस्सा लेते ही थे, साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बनानी शुरू की। ओके, एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स वाज टू एस्टैब्लिश रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, और इसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, मतलब कि आपको अपने व्यूज़ रखने का, अपनी इच्छा बताने का, अपने हिसाब क्या आप सोचते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, वो सब रखने का आपको फ्रीडम थी। उसी के साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ थी ये कन्वर्ट हुई थी इन द डिमांड्स फॉर फ्रीडम। मतलब दैट मीन्स कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो सिंपली किस डिमांड के लिए थी? फ्रीडम के लिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स से फ्रीडम के लिए ही ये सारी एक्टिविटीज़ को रन अवे किया जा रहा था, है ना। एंड दीज एक्टिविटीज़ स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, मुंबई, मद्रास, है ना, एंड वेयर ब्रिटिश राज हैड फर्स्ट एस्टेब्लिश। ऐसे सारे जगहों पर ये एक्टिविटीज़ की गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन किया गया एजुकेटेड इंडियंस के द्वारा, जहाँ पर कि ब्रिटिश राज पहले स्थापित हुआ था। ओके, उसके बाद स्ट्रगल ऑफ 1857 के बाद से जो नेशनल अवेकनिंग हुई थी, उसमें मेन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए थे उनमें थे पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन लीग 1875, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876 and Madras Mahajan Sabha 1884, Bombay Presidency Association 1885. Okay, so these organizations not only advocated their demands about local issues but also in the national level और national demands। ये जो सारे कहना चाहिए कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए गए थे अलग अलग ईयर्स में, इनकी कारण न केवल लोकल डिमांड्स को रखना था, बल्कि जो नेशनल स्टेज पर या नेशनल लेवल पर जितनी फ्रीडम से रिलेटेड डिमांड्स थी वो सबको भी ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल करते थे। ओके, सो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कॉल्ड अ नेशनल कॉन्वोकेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन इन कोलकाता इन 1883। ओके, एंड 200 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन द कन्वेंशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे इसमें 200 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इंडियंस अपनी फ्रीडम, अपने राइट्स, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिमांड्स रख रहे थे, न केवल लोकल बेसिस पे बल्कि नेशनल लेवल पे भी। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्दो इग्नोर्ड द डिमांड्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बाद भी जो डिमांड्स रखी जा रही थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फ्रीडम से रिलेटेड और बाकी की, उनको इग्नोर करते हुए चल रही थी। परंतु इंडियन न्यूज़पेपर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की डिमांड की, कि किस तरह की डिमांड्स और फ्रीडम इंडियन पीपल चाहते हैं। ओके, सो द मेन मेंबर्स ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वर Anand Mohan Bose and Surendranath. Many political organizations formed and they just advocated their demands about local issues and also advocated the national demands. Okay, although the British rulers or the British government ignored these demands, okay, but Indian newspapers gave wide publicity to these demands. Okay,
इंडियन न्यूज़पेपर्स जो थे उन्होंने भारतीयों की और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, राजनीतिक संस्थाएं जो बनाई गई थी इंडियंस के द्वारा, उनकी जो डिमांड्स थी, उनके जो चाहते थे वो उनकी जो भी नीड्स थी, जो भी वो चाहते थे, उन सारी डिमांड्स को न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा, इंडियन न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया. ओके, एंड द मेन मेंबर्स ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वर Anand Mohan Bose and Surendranath Banerjee. These are the main members of East India Association. By 1885, there were 60 branches of the association all over the country. और 1885 के आसपास ही क्या था, 60 ब्रांचेस बन गई थी इन पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था इसकी पूरे भारत में. ओके, सो ये जो था, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की इस्टेब्लिशमेंट एंड देयर डिमांड्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकल इशूज़ एंड नेशनल इशूज़ हमने आज पढ़ा है. और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके क्या क्या एजेंडा था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.